वेलकम बैक। करण साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये जो मुज़ाकरात का एक तअत्तल उसमें आया है और पाकिस्तान ने एक शटल डिप्लोमेसी का जो सिलसिला शुरू किया था, क्या ख्याल है कि ये मुज़ाकरात के अंदर ये तअत्तल कोई मतलब तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि ये गो थ्रू हो जाएंगे दोबारा? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की है और जितनी मैं समझूंगा कि समझदारी से डिप्लोमेसी की है और जितनी न्यूट्रलिटी से ईरान को और यूएसए को, दोनों साइड्स को निभाया है, उसमें तो वो उम्मीद की किरण नजर आती है कि कहीं ना कहीं जाके ये डार्कनेस जो है ये रोशनी में कन्वर्ट होगी। मगर जहाँ तक इसके फैक्चुअल ज़मीन पे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, अमेरिकन प्लान्स हैं, वो जब वो स्टडी करते हैं हमारे थिंक टैंक, तो वो ये कहते हैं कि अभी तक यूएसए ने अपना ट्रस्ट रिस्टोर नहीं किया। उनके कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए, ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिया। वो देने की बजाय मतवातर सैबोटाज किया गया है। सैबोटाज में इजराइल के वजीर आजम तो करें, मोदी करें, रा और मुसाद तो करें, मगर व्हाइट हाउस तो ना करें। अगर व्हाइट हाउस के अंदर भी बंदे जो इतने कोर टीम के हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, और हर वक्त देखो ना, प्रेसिडेंट का ये पहले दफा हमने इस तजर्बे से गुजरे हैं दुनिया में कि प्रेसिडेंसी में साइलेंस को गोल्ड बनाने की बजाय साइलेंस को इन्होंने लोया बना दिया है, और रोजाना वो उसके हाथ में हैंडल दे दिया है, और हर रोज वो डराते हैं, धमकाते हैं और इंसानियत को ख़त्म कर देंगे, सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, अटामिक के वो रोज़ कोई नई नई चीज़। और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है, उनको आज 55 दिन से ज़्यादा गुजर गए इस बार को, ईरान क्लियर कट जीत रहा है। उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन भी कर लिए, उन्होंने इसको न्यूक्लियर डस्ट भी ले जाने की कोशिश की, उन्होंने हर किस्म की डेल्टा और पैरा फोर्सेस भी इस्तेमाल की, बहाना उन्होंने पायलट का लगाया। उसके बाद उन्होंने उस जजीरे पे भी कोशिश कर ली तीनों तरफ से, ये कुछ नहीं बना तो नेवल ब्लॉकेट कर नेवल ब्लॉकेट भी इस नेचर का है कि उसने भी टोटली फेल होना है। वो बजाय उसको प्रोफेशनली मेरिट के ऊपर लेते, इनकी टीम में कोई भी बंदा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं जो डिफेंस के मामला को समझता हो। एक बंदा भी आपके आसपास ना हो, और आप चीफ आर्मी स्टाफ को भी घर भेज दें, आप 12 जनरल को भी भेज दें, आप ऊपर की टॉप कमांड को भी भेज दें, आप नीचे नेवल के आप कर क्या रहे हैं? जब आप ये कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इतने रजीम चेंज फौज में नहीं होते। फौज की कमांड रातों रात इन नहीं हो सकती, और जंग के दरमियान में कभी घोड़ा चेंज नहीं करते, वो सारी रेस ही हार जाती है। तो जब ये सारी सूरत एनालिस्ट डिफेंस के भी और बाकी सारी दुनिया के माहिर देखते हैं, इंक्लूडिंग ईरान, तो उनको नजर आ रहा है क्लियर विक्ट्री है। अभी ट्रैप हुआ हुआ है, ये निकल ही नहीं सकता, और जितना जो कुछ ये अभी तक वहां बैठा और क्या कर लेगा। ले दो के 200-250 जेट्स भेजेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, जितनी मर्जी कर ले। उन्होंने सारी दुनिया अंडरग्राउंड बसाई हुई है, इनको अंदाजा ही कोई नहीं कि इनके इवन स्टेट ऑफ हुर्मस के पानी के नीचे उनकी टनल्स हैं। इनको अंदाजा नहीं कि ईरान ने 46 साल में अपने पेट पे पत्थर बांध के सिर्फ अपनी सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस ठीक की है, अपनी सर्वाइवल को ठीक किया है। यूएई और बाकी ये तेल के कुएं जिनके पास उनसे आधे भी नहीं थे, ये सारे तो $1 ट्रिलियन बार अपने छोड़ के इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। और वो बेचारे अपने जो उन्होंने कोई उनके पहले ये माने थे कि 150 है, ये ओबामा ने 150 से 160 उनके माने थे कि बिलियन जो है वह हमने आपके जगह जगह जामत किए दे देंगे। और बाद में वो गए, 1.5 साल गुजर गए, उससे भी ट्रम्प साहब मुनकर हो गए, कहते हैं 50-60 हैं, और 50-60 भी रिलीज करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आप ऐसे तो नहीं आप बेवकूफ बना सकते। अगर आप समझते हैं कि आप बेवकूफ बना के चीट करके चल जाएंगे आगे, आप आपके लोग के आपके एक एक बंदा आपके मुल्क में, अमेरिका में एक बंदा, इजराइल में अमन के लिए चीखें मार रहा है, दुनिया सारी में चीखें मार रहे हैं। सब समझते हैं ये जंग हार चुका है, सबको पता है अमेरिका। करण साहब, उनकी जो सर्वे आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी ज़ाती और उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी मुसलसल डिक्लाइन में है, और कल का सर्वे ये था कि उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी 19% पे आ चुकी हुई है,
और वहाँ पे अमेरिका के अंदर भी इस जंग को लेके खासी तशवीश पाई जाती है और ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा जी, शकील साहब, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़, क्योंकि उसकी बंदिश से सारी दुनिया के ऊपर एक मुआशी दबाव आया है और स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद जो ब्लॉक किया और वो आज के दिन तक वो ब्लॉकेज चल रही है, दोनों जानब से जहाज़ों को रोका जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। क्या ख्याल है, ये स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए जो बाकी ममालिक हैं वो अमेरिका के ऊपर अपना दबाव नहीं डाल रहे, क्योंकि मुआशी तौर पर तो सारे फंस गए हैं इसमें। जी देखिए, इस वक्त जो अमेरिका पे दबाव है वो तो यकीनन पूरे मुल्क पूरी दुनिया का है। खुद अपनी जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रम्प की और उनकी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी गिर रही है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि कल का जो वाकया हुआ है वो फायरिंग का, वो बेसिकली हाँ, वो परहैप्स कोई बिल्कुल। स्टंट हो सकता है उस गिरती हुई पॉपुलैरिटी को बेहतर संभाला करने के देने। लिए, सिम्पथीज गैदर करने के लिए। वेल, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, बट मतलब ये भी एक पर्सपेक्टिव है। बाकी जहाँ तक प्रेशर्स की बात है, तो आप प्रेशर देखें कि यूरोपीय यूनियन हो, अपना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, या पूरी दुनिया से जो है वो प्रेशर जो है इस वक्त यकीनन अमेरिका के ऊपर है। पूरी ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है दैट इज अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और परहैप्स ये उन चंद मौकों में से है। एंटी अमेरिकनिज्म तो खैर पूरी दुनिया के अंदर है और खुद अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन का इस हद तक जो है वो अगेंस्ट होना, ये यानी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इसकी मिसाल नहीं बनती। और वो जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो पूरी दुनिया जो है वो फेस कर रही है। पाकिस्तान में आप देखें कि पाकिस्तान जो है अभी फ्यूल प्राइसेस जो है वो किधर जा रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है किधर जा रही है, एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस कि ये क्यों हो रहा है। नहीं, इस पे ये जो है पाकिस्तान की सूरत हाल पे हम अभी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी दबाव है वो भी इन चीज़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है, और कुछ हमारे डोमेस्टिक कोई ऐसी इल प्लानिंग है जिसकी वजह से पूरी आवाम को, मुल्क को मसाइल का सामना है। उस पर भी हम डिटेल से बात करते हैं। तो बिल्कुल वो पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो प्रेशर का सामना, इस वक्त जो प्रेशर का सामना है वो अमेरिका को है। और अगर देखा जाए तो पीछे जो ऑप्टिक्स जो क्रिएट हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो है बशमूल अमेरिका पूरी दुनिया जो है इस वक्त शायद ईरान को मनाने में, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है उसके अंदर पूरी दुनिया ईरान को कन्विंस करने के लिए थी। इवन फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर भी अगर आप देखें तो जो है ईरान को कन्विंस किया गया टॉक्स पे आने के लिए। तो somebody who might be going from the position of weakness, तो उसको उसको इतना कन्विंस क्यों किया जाएगा? तो ये सोचने की बात है। तो इसलिए प्रेशर जो है वो लामहला अमेरिका के ऊपर है, और एक अर्जेंसी भी है, ठीक है। और उसके तो मल्टीपल चीजें स्टेक पे हैं, इकोनॉमी भी स्टेक पे है, इंटरनल डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल गेन्स हैं वो भी स्टेक के ऊपर हैं, और उसके बाद जो उनकी हेजमोनिक डिजाइन्स हैं या हेजमनी का एक जो स्टेटस था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी डायरेक्टली चैलेंज हो गया है। और तो ये सारे प्रेशर्स मल्टीपल उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की जो अर्जेंसी है वो साफ जाहिर है, नजर आती है। लेकिन बात ये है कि चूंकि ट्रंप जो है वो जो डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की जो इंट्रिकेसीज है शायद उनको नहीं समझते, और वो ये समझते हैं कि सिर्फ दबाव बढ़ा के और थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल करके शायद जो है वो ईरान को वो फोर्स किया जा सकता है कि वो निगोशिएटिंग टेबल पे आए। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, पाकिस्तान ने बिलाशुबा इसमें बड़ी मेहनत की पाकिस्तान है, अमन बड़ा अमन का बड़ा काम उसने किरदार अदा किया है। लेकिन अब जो जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की जानब से पैदा की जा रही है, क्या पाकिस्तान का जो सफारती असर और सूख है, क्या उसके ऊपर तो असरअंदाज नहीं होगी ये चीज़ें? दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जो इनको दोबारा बिठा पाएगा टेबल पे? मेरा ख्याल है वो असर रसूख वाली बात है, वो हमने थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट अपने आप को कर लिया है। कहने का मकसद है, ठीक है पाकिस्तान एक बेहतरीन किरदार अदा किया अमन के लिए। जब अमन का लफ्ज़ आता है तो अमन में भी छोटे बड़े के इस एलिमेंट से निकला है ना। वैसे असल में यह पाकिस्तान ने बावर कराया अमेरिका को भी। अमेरिका उस वक्त किस पोजीशन में था, मिड टर्म इलेक्शन का प्रेशर था, डोमेस्टिक प्रेशर था, बैन अल-अक़वामी उनके जो सारे बाकी साथी हैं उनका प्रेशर था, इकोनॉमिक प्रेशर थे।
लेकिन बावर कराना ही डिप्लोमेसी है ना, कि आप बावर कराएं कि जनाब आप लूज़र ही होंगे, आप अल्टीमेट लूज़र होंगे और इस लॉस को आप ऑफसेट नहीं कर सकेंगे। और अगर ईरान को भी ये बावर कराया गया तो ईरान को भी यही कहा गया होगा कि आप भले कोई फतवाहत हासिल भी कर चुके हों, तो अल्टीमेटली तो अमन जब ख़राब होगा तो अमन के नतीजे में आपके यहाँ भी कई हलाकतें और शहादतें होंगी और दूसरी तरफ भी होंगी। तो लिहाजा ये है कि अमन जो है वो एक बेहतरीन रास्ता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अमन के दोनों ही ज़रूरत भी है और दोनों ख्वाह हैं। अब बात वही आती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई चाहेगा कि मैं कुछ अपनी पब्लिक पोस्चरिंग मेरी एक बड़ी बावकार किस्म की हो और उसमें मेरी एक डिग्निटी का हमने एक मेयार बना लिया ना जी, कि जी मैं जीतने वाला हूँ। फतेह और शिकस्त का जो बैटल होती है ना जी, ऊंच नीच की, दबाव की, हेजेमनी की और चौधराहट की और दूसरे को दबाने की और डिक्टेशन की, ये हमेशा टाइम लेती है अपने सॉफ्ट होने में। लोगों का जो स्टैंड है वो देर लगेगी अपने स्टैंड को सॉफ्ट करने में। लेकिन बहरहाल ये है कि हम अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और ये अच्छा हुआ है कि इस वक्त ट्रैक 2 ट्रैक 3 जो चल रहा है, एक ट्रैक 2 तो मैंने भी देखा कि अब यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस जो वो कम करने को या लिफ्ट करने को तैयार है ईरान पे। और आपको पता ही है कि यूरोप को और मिडिल ईस्ट को हॉर्मज की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत अमेरिका की। यूरोप तो पूरा पहले यूक्रेन रशिया की वजह से फंस गया था, वहां पे गैस प्राइसेस ऊपर चली गई। तो अब ये है कि उन्होंने सैंक्शंस को अब वो अपनी नहीं, उनकी अपनी भी सैंक्शंस है ईयू की, वो अब सॉफ्ट करने के लिए तैयार है। ये भी मैं समझता हूँ ट्रैक 2 की या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक शक्ल है। तो बहरहाल पाकिस्तान का अपना किरदार, पाकिस्तान के, हाँ देखिए आपने अभी कहा था कि क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। मैं समझता हूँ सर्द मेहरी का लफ्ज़ बोला था आपने। इन हालात में जब इतनी तबाही आ रही थी, सामने नज़र आ रही थी, इतनी बॉम्बिंग हो रही थी, जो देखें ये बॉम्ब्स के बारे में हम जो एक मिथ बना लेते हैं ना कि कहीं बॉम्ब फटेगा तो वो किसी जज्बे के तहत उसका कोई असर नहीं होगा, ये नहीं होता। ये चीज़ें ना रूहानियत की बेस पे जज की जा सकती हैं, ये मटीरियल लॉसेज हैं। एक मटीरियल डिवाइस चलेगी जो डिवास्टेटिंग है, तबाहकुन किस्म की, तो तबाही होगी नीचे। अगर एक बहुत बड़ा बॉम्ब चलेगा 10 लाख बंदे भी शहीद हो सकते हैं। कर्नल साहब, अभी प्रोफेसर साहब ने हमारी तवज्जो उस जानब मबजूल करवा दी जो कल वाक़या पेश आया है प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग का। अच्छा, इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह पे, लेकिन ये क्या कोइंसिडेंस है कि वो कैंपेन में होते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और उसका उनको एज मिलता है। वो इस वक्त पूरी दुनिया उनके ऊपर तनकीद कर रही है जंग को लेके, तो एक फायरिंग का वाक़या होता है और वो फिर जो है ना डाइवर्ट हो जाती है सब लोगों की तवज्जो। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें कि एक हाई प्रोफाइल वाक़या होता है, मुलज़म की फौरी तौर पर वीडियो फुटेज हर चीज़ जारी कर दी जाती है और वो निकलता भी अमेरिका है। इसकी ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कंसर्न में 30 सेकंड की मैं बात कंप्लीट कर लूँ आपकी इजाज़त। वो मैं ये कह रहा था, आप सर्द मेहरी की बात कर रहे हैं ना, इन हालात में जहाँ इतनी शहादतें, इतनी हलाकतों का ख़तरा था, तबाही सामने खड़ी थी, अगर सर्द मेहरी भी चल जाए तो वो भी गनीमत है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये भी सीज फायर और थोड़ा थोड़ा भी चलता जाए और वो जंग ना हो, एस्केलेशन ना हो, तो फिर भी अमन की तरफ एक पहला कदम आप कह सकते हैं। जनाब जी कर्नल साहब, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये जिस लेवल का मामला है और जिस लेवल की एलिमिनेशन ईरान में हो चुकी है और उसमें ये करने वाले टीचर हैं और उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हुआ है। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सर्विंग है, कैलिफोर्निया में है और अमेरिकन है। इनमें ना तो ईरान का कोई दखलवाज है ना मुस्लिम किसी स्टेट का। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें लेबल हमें जो लग जाता था वो भी नहीं लगा। अगर वो मुसलमान अगर वो कर्नल साहब मुसलमान निकल आता तो इस वक्त दुनिया के ऊपर एक नया अजाब नाजिल हो जाना था। अजाब भी हो जाना था, मेरा ख्याल है कि तो शायद दुनिया को पैगाम भी मिल जाता। सही है, ये सही कहा। जब जुल्म जब हाथ से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना जी, वो ड्राफ्ट हो गया है। अच्छा, और ये मियां साहब को पता है कि ये मैंने तो ड्राफ्ट किया है इन्होंने और मैंने बैठ के ड्राफ्ट किया है। उसमें एक तो हमने P5 कैंपेन टोटल पीस के लिए, कोई मुस्लिम स्टेट जो है वो किसी भी ऑफेंसिव में या किसी भी कहना चाहिए अमन खराब करने में नहीं आएगी। दुनिया में टोटल अमन का और खुशहाली का पैगाम। और दूसरी मैं चीज अर्ज करूंगा मैं इसी मामले पे, मुझे ये टोपी ड्रामा लगता है। अच्छा, इसलिए टोपी ड्रामा इसलिए है कि ये ना तो वो सीरियस स्नाइपर था,
ना उसके पास वेपन उस क्वालिटी की थी, ना उसकी फायरिंग की शॉट जो है वो उधर स्टेज तक पहुंचे ही हैं कोई। और सिर्फ आवाज आई है, इसका मतलब है कि कहीं उसने हवा में फायरिंग की है और अपनी वीडियो तैयार करा के अपना खर्चा लेके, बाकी भी पता चल जाएगा मेरा ख्याल है जी चंद दिनों तक कि उसको रखते किधर है और उसका बनता क्या है और उसकी उसकी कन्विक्शन होती है कि नहीं होती है, मामला ठंडा होकर सीन से ऑफ हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 30% के लगभग आगे हैं हमारे सदर मोहतरम साहब अमेरिका के, वो फिक्र उनको लिए जा रही है, मगर मेरा अपना ख्याल एक और है, उनको इतना फिक्र नहीं, उन्होंने कौन सा वापस प्रेसिडेंसी में आना है। उनके हाँ, 2 टर्म्स आखिरी 2 साल है, उसके बाद उन्होंने घर में जब बैठना है बच बचा के। ये तो जड़ों में पानी फिर रहा है वाइस प्रेसिडेंट बाइंस के, उनकी टीम में जो 2-4 लगे फिरते हैं ना जी इस किस्म के इसराइल के नुमाइंदे, वो जड़ों में पानी दे रहे हैं उसकी वांस के। तो बहरहाल ये अपना उनका मामला है जी इंटरनल। मैं ये कहूँगा कि इस जंग में ईरान ने जब तक उसकी टर्म्स उनको नहीं मिलेगी और नेवल ब्लॉकेड हटाया नहीं जाएगा, ईरान टेबल के ऊपर नहीं बैठ के इनके साथ बात करेगा। इनडायरेक्ट बात पाकिस्तान ने जो चैनल 2 शुरू किया हुआ है और चैनल 3 जो मैंने और मियाँ साहब ने शुरू किया हुआ है, इस किस्म के चैनल छोटी मोटी हिम्मत करते रहेंगे कि ईरानियों को किसी तरीके से किसी न किसी बात में किसी जगह किसी न किसी पॉइंट पर ला के रास्ता बनाए। और उधर भी वो मेरा ख्याल है कि रास्ता हो सकता है कि कोई इनकी मीटिंग इनडायरेक्ट थ्रू थर्ड पार्टी कोई चीज़ें बेहतर होती रहे। मामला बेहतर करना है अगर, तो वो उनके वाइस प्रेसिडेंट को ही पता है, दुनिया सारी को पता है कि नेवल ब्लॉकेड खत्म करना पड़ेगा, स्टेट और हुकूमत को चलाना पड़ेगा। उनके जो रिलीज जो पैसे उनके पड़े हुए हैं, कम से कम कतर में 16 बिलियन है, तो यार जो आसपास पड़े हैं छोड़ो उनको, तुम हमें लगते हो उनको 40 साल से तुम लोगों ने उन पैसों अनफ्रीज करेंगे तो वो जाहिर है वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हुआ है, उसको जाहिर है उन्होंने ठीक करना है, उसके लिए उनको पैसों की जरूरत है। सब उसमें 275 बिलियन की का मलबा अभी तक जमीन पे बिल्डिंगें गिर गई हैं, 275 आज तक एस्टिमेट है जी बिल्कुल उसके इतने नुकसान की जो है, इसका मियां साहब कह रहे थे ये इकोनॉमी डिक्टेट करती है, इकोनॉमिक प्रेशर डाल रही है ईरान के ऊपर भी। कर्नल साहब हम थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी आते हैं। प्रोफेसर शकील साहब आपने इकोनॉमी का जिक्र किया था, अच्छा दुनिया भर में जब एक इकोनॉमी के ऊपर दबाव होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर उल्टा काम है। यहाँ पे हमारी इकोनॉमी पे दबाव आता है तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है, हमारी हुकूमत कहती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो बढ़ गई है, जबकि अवाम के ऊपर मुसलसल अवाम अपने जो किचन है उसमें परेशान हो गई है, पेट्रोल गैस ने अवाम को परेशान कर दिया है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें कोई पॉलिसीज़ का इशू है या ये बैनुल अक़वामी जो एक मुआशी दबाव उसी की वजह से पूरी अवाम और ये मुल्क पिस रहा है? जी देखिए, स्टॉक मार्केट का तो खैर कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। वैसे मेरी जो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों की तरह, बहुत सारे मैकेनिज्म्स की तरह हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इनसेंसिटिव हो गई है, या यूं कहें कि यूज टू हो गई है इन अप्स एंड डाउन्स की। तो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स कहीं और जा रही होती हैं, परहैप्स हमारी कहीं और जा रही होती हैं। बाकी जहाँ तक यहाँ पे इकोनॉमी और प्राइसेस की बात है, और इस पे मैं समझता हूँ सर के यकीनन इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो दुनिया भर के अंदर ऊपर गई हैं, तो उसको ज़ाहिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करना था, स्पेसिफिकली कीपिंग इन व्यू कि वी आर अंडर IMF पैकेज। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके तहत हमने कंप्लाई भी करना है। लेकिन ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के साथ साथ एक महंगाई का एक पूरा तूफान आ जाता है। उस ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो यकीनन उसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये है कि वो इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा होता है। यानी ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो तो फॉर श्योर बढ़ते हैं, कैरेज और फ्रेट चार्जेस बढ़ने की वजह से जो है कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ऐसी चीज़ें जिनका शायद ऑयल प्राइसेस के साथ इतना डायरेक्ट लिंक नहीं भी होता, उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कुल मिला के एक आम आदमी की जो है उसके लिए वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या हमारे जिन्होंने
उन प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में अपना रोल प्ले करना होता है। मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा विजिलेंट रहने की जरूरत है, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, ताकि ये है कि जो खासकर इन हालात के अंदर कि जब प्राइसेस एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइसेस बढ़नी है, तो उसमें जो है वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जो 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 भी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स हैं उनको ज़्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, हमारी एग्रीकल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी, जी, हमारी बहुत इस मशत के अंदर। अगर जी, जी, यकीनन। एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस और एग्रीकल्चर, ये तीन मेजर हमारे पोर्शन है। लेकिन एग्रीकल्चर के हवाले से आप देखें किसान बड़ा परेशान है, चाहे वो गंदम की फसल हो, चाहे वो आलू की फसल हो, कपास हो, चावल हो। हमें कोई ऐसी मुश्किल एग्रीकल्चर के हवाले से पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। आप देखें ना 23% आपकी इकॉनमी के अंदर शेयर है एग्रीकल्चर का, 37% आपकी लेबर एम्प्लॉयमेंट में शेयर है एग्रीकल्चर का। लेकिन क्या लगता है कोई हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, या ये हमारी जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो अपने तौर पर हुकूमतों को जो है मिसगाइड कर रही है? मेरा ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा से ही हुकूमतों को मिसगाइड करती रही है। ये तो एक ऐसा मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिस पे दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो सियासी क़यादत होती है उनमें इतनी सूझबूझ होनी चाहिए। जैसे आप और मैं भी शायद एक दफ़ा गवर्नर हाउस में बैठे थे, तो शहबाज गिल साहब ने हमें कहा कि जी उनके दौर के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने आज ये इकदाम उठाया। फिर मैंने कहा अगले दिन उन्होंने ऐसे क्यों किया, तो मैं कहा वो एक एक दिन में फैसला 24 घंटों में क्यों बदल रहे हैं। तो मैंने कहा शहबाज गिल साहब ये कौन करता है? कहते हैं जी ये उनको मशवरे दिए जाते हैं। मैंने कहा चले यार अगर आप इसको सीक्रेट नहीं समझते तो हमें बता दें मशवरे कौन देता है। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा हमेशा जर्नलिस्ट और वही तसलसल हम आज और जी हम जर्नलिस्ट, आपको पता है हम दोनों चूँकि कवर करते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टरों के साथ भी ट्रैवल भी करते रहे हैं, हमने एक ही बात उन्हें कही कि इतनी सूझबूझ अपने में पैदा कर लें, अपने आप को इतना एम्पावर कर लें, इतना नॉलेज गेन कर लें कि आप ब्यूरोक्रेसी के जो अगर उनकी तरफ से कोई मिसलीडिंग आती भी हैं फिगर्स, तो उनको जज करने की तो सलाहियत पैदा करें ना। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल में आप भी कहते रहे हैं, मैं भी हमेशा तमाम वज़ीर आज़म को हमने एक ही कहा है कि दुनिया के ममालिक में कामयाब मॉडल ये है कि अगर आपको बहुत भारी भरकम सक्सेसफुल मॉडल ऑफ इकोनॉमी नहीं बना सकते, तो जो जिस चीज़ में आप सरप्लस पैदा कर सकते हैं वो ज़राअत है, उसमें उसको मैकेनाइज भी कर लें। उसके अंदर आप एग्रो बेस्ड जो आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी के आप वैल्यू एडिशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगा लें। इसमें सनतें भी लग सकती हैं, इसकी एक्सपोर्ट हो सकती है जो अरबों डॉलर की हो सकती है। पाकिस्तान का ऐसा परोडक्ट है। फिर आपकी पॉलिसीज, आप गंदम की पॉलिसी देख लें। आप देखें ना हमारे पास एग्री रिसर्च सेंटर बनने कितने सारे हैं, लेकिन आज तक हम अच्छे बीज नहीं बना पाए, नहीं बना सके। हम आज भी हम बीज इंपोर्ट करते हैं अच्छे। तो ये तो हमारे हालात है। कर्नल साहब, हमें सबसे बड़ा एक क्राइसिस फेस करना पड़ा एनर्जी का, और एनर्जी क्राइसिस के अंदर IPPs को इन्वॉल्व किया गया। उस वक़्त मुआहदे ठीक हुए, गलत हुए, वो क्या था, वो किस्सा परीना है। अब हम आगे चलते हैं। ये मुआहदे जो हैं इनको रिव्यू करने के लिए हुकूमत ने साल पहले, 1.5 साल पहले हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फिर बात आई गई हो गई। और इस वक्त जो बिजली की जो आसमान पे पहुंची हुई कीमतें हैं, उनकी बुनियादी वजह वो एक सर्कुलर डेट है, वो कैपेसिटी पेमेंट्स है जो हम IPPs को दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये IPPs के साथ मुआहदे रिवाइव हो सकते हैं या नहीं? जी, मैं अर्ज करता हूँ, हमने इस पे बहुत काम किया पिछले 5 साल जी। और मैंने और मियाँ साहब ने कोई मेरे ख्याल मोर देन 2 डजन हमने पॉडकास्ट भी किए। देखिए IPP का मामला जो है, इससे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, जिसमें और ज्यादती ये है कि ये एक लीडरशिप ने नुकसान नहीं किया, ये मतवातर जो भी आया इन पार उसने अपना हिस्सा डाला। इसमें कितने अफसोस की बात है कि उसको पता है ये गलत फैसले हुए हैं। ये बगैर जनरेटर चलाए हुए ये सेकंड हैंड जनरेटर आके रखे गए हैं, कीमतें 10 गुना महंगी लिखी गई हैं, डॉलर में पेमेंट लिखी गई है। इसको जनरेटर बंद पड़ा हुआ है, चाहिए 1700 हमें मेगावाट, हमने 4500 मेगावाट की कैपेसिटी लगा ली है। ऊपर सारी जो बंद पड़ी है उनके घरों में पैसे पहुंचा रहे हैं। IPP किन लोगों की है, कोई छुपी हुई बात ही नहीं है। वो सारे के सारे वही एलीट क्लास है जो हर चीज में रोज मलाई खा के चली जाती है। फिर उसके बाद ठीक किसने करना है? मैं अर्ज करूं, हमने बड़ी मैसिव कैंपेन, हमने ये कोई 150-200 जो है
एक एक की तफसील, इसके माल देखिए ना, की, सवाल इसकी सबसे, investment की। कर्नल साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक किसने करना है? जो हुकूमत वक्त है उसी की जिम्मेदारी आती है, और अवाम ने तो उम्मीद हुकूमत वक्त से रखनी है ना जी। शहबाज साहब ने शुरू किया, उसके बाद हमने बस शुक्रिया भी अदा किया। वो कोई उन्होंने कहा जी कि हमने कोई 20 कंपनियां, वो भाई 150 कंपनियों में से अगर 20 कंपनियों से आपने कोई अरेंजमेंट किया है तो उसका फर्क जमीन पे तो कुछ भी नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये भी सड़कों अवाम वालों को, पैसे दे रहे हैं। अवाम को कर्नल साहब 1 रुपए का उसमें फ़ायदा नहीं पहुंचा। आईपीपीज उसी तरह कैपेसिटी पेमेंट्स भी ले रही हैं, उसी तरह सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है, और अभी खुदा का खौफ करें, गर्मियां शुरू हो गई हैं और लोड शेडिंग, ऐसे ऐसे लोड शेडिंग हो रही है जी बिल्कुल, कि जैसे हम फिर स्टोन एज में चले गए हैं 2013 से पहले। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कर्नल सैफ कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, प्रोफेसर शकील साहब आपका शुक्रिया, मियां सैफुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलेगा और दुनिया के अंदर अमन कायम होगा, और पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है इन दोनों अफ्रीकैन को टेबल पर लाने के लिए, और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी और ये जंग बंदी की तरफ पूरी दुनिया जाएगी, और दुनिया के ऊपर से एक मुआशी दबाव उसका भी ख़ात्मा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।